हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 5 मांग की लोच। पिछले लेक्चर में मैं आपको समझा चुकी हूँ मांग की लोच होती क्या है। 5 तरह की हम मांग की कीमत लोच के डिग्रीज भी देख चुके हैं। आज हम करेंगे मांग की कीमत लोच का माप। कि हमें डिग्रीज तो पता चल गई कि या तो मांग बेलोचदार होती है या लोचदार होती है, या इकाई होती है, इकाई से अधिक होती है, इकाई से कम होती है। लेकिन हम ये ज्ञात कैसे करेंगे कि मांग की लोच इकाई है या इकाई से अधिक है या इकाई से कम है। तो हमारे पास 3 मेथड्स हैं इसके: कुल व्यय विधि, प्रतिशत विधि और ज्यामितीय विधि। यहाँ पर मैंने अभी कुल व्यय विधि को समझाया हुआ है, ध्यान से देखेंगे। तो पहली है कुल व्यय। कुल व्यय मतलब आपका कुल खर्चा कितना होता है। आप महीने का बजट तैयार करते हैं, 2 महीने का बजट तैयार करते हैं, और उसमें आपका खर्चा, कीमतें उन खर्चे को कैसे प्रभावित करती है। ठीक है, तो 3 स्थितियाँ मैंने लिखी हुई है। तीनों स्थिति में मैंने ये बताया हुआ है कि कीमतें कम हो रही है। अब देखिए, मैं पहले डिस्कस कर चुकी हूँ, कुछ सामान्य वस्तुएं हम खरीदते हैं, कुछ आवश्यक वस्तुएं हम खरीदते हैं, और कुछ भोग विलासिता की वस्तुएं हम खरीदते हैं, और उसके प्रति हमारे व्यवहार भी अलग अलग रहते हैं। सभी वस्तुओं के लिए व्यवहार समान नहीं रह सकते हैं। तो पहला व्यवहार ये है कि कीमतें कम होने पर आप देख रहे हैं कि क्वांटिटी डिमांडेड डबल, जितनी कीमत कम हुई उतनी ही क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ गई। आप देखें, 2 रुपये जब कीमत थी तो 4 क्वांटिटी की डिमांड हो रही थी। जैसे ही कीमत 50% कम हुई है, 1 रुपये पर आ गई, हमने डिमांड उतनी ही बढ़ा दी, 50% बढ़ा दी। तो देखिए कुल व्यय कितना रहा, 2 चौके 8, 8 रुपये का, 8 एकम 8, 8 रुपये का। कुल व्यय पे कोई प्रभाव नहीं पड़ा। जो बजट हम बनाते हैं, कुल खर्चा हमने जितना करना था उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तो यहाँ कुल प्रभाव पर प्रभाव है, कुल व्यय पर प्रभाव है समान। तो मांग की लोच है इकाई। दूसरी स्थिति, अगर कीमतें कम हो जाती है वस्तु की, तो हम पहले की तुलना में ज़्यादा डिमांड बढ़ा देते हैं। 2 रुपये थी तो 4 क्वांटिटी खरीद रहे थे, 1 रुपये होते ही हमने 10 क्वांटिटी ले ली। आप देखिए कुल खर्चा कैसे बढ़ा। 8 रुपये हो रहा था 2 रुपये कीमत पर, 1 रुपये कीमत होते ही आपका खर्चा 8 से 10 पर आ गया। तो यहाँ कुल खर्चा क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, वृद्धि। ऐसे केस में इसी को हम उल्टा भी दर्शा सकते हैं कि अगर कीमत बढ़ जाए तो कुल खर्चा एकदम से कम हो जाता है। तो जहाँ कीमतों का प्रभाव डायरेक्टली पड़ता है कि कीमतें बढ़ रही है, खर्चा बढ़ रहा है, कीमतें कम हो रही है, खर्चा कम हो रहा है, तो ऐसे में जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो ग्रेटर देन 1 यानी इकाई से अधिक होगी, यानी यहाँ पर अधिक लोचदार मांग है। तीसरी स्थिति है, कीमतें कम हुई, मांग में ज़्यादा परिवर्तन नहीं आया। 2 रुपये थी तो 3 वस्तुओं की मांग कर रहे थे, 1 रुपये हो गई तो आपने एक और वस्तु की मांग बढ़ा दी। टोटल खर्चा आप देखेंगे पहले ज़्यादा था, अब आपका कम हो गया। ये आवश्यक वस्तुओं के केस में होता है। यहाँ पर कुल व्यय आप देखें कम हो चुका है, तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज़ लेस देन 1, इकाई से कम है। इसी को हमने चित्र पे दर्शाना है। चित्र को ध्यान से समझें। हमने यहाँ पर एक्स एक्सिस पर कुल व्यय लिया है। याद रखें ये मांग वक्र नहीं है, ये कुल व्यय वक्र बनाया है हमने। और तीनों स्थितियाँ प्राइस का इफेक्ट दिखाकर तीनों स्थितियाँ एक ही डायग्राम में समझानी है। पहली स्थिति देखते हैं, इकाई। यानी कि आप देखें कीमत है अगर ON और अगर कीमत है OM, कुल खर्चे पर कोई असर नहीं पड़ रहा। बार बार कह रही हूँ मांग वक्र नहीं है, हमने ये नहीं दिखाना कि मांग कितनी है, बढ़ी है, घटी है। हम सिर्फ ये बता रहे हैं कि कीमत में परिवर्तन के फलस्वरूप अगर कीमत है ON और ON से OM हो गई तो भी आप देख रहे हैं कीमत में कोई परिवर्तन, कुल खर्चे में कोई परिवर्तन नहीं है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज 1। यहाँ पर कुल खर्चा यहाँ पर समान रहता है। ठीक है, यानी मांग की लोच इकाई है इस पॉइंट पर। दूसरा देखें, यहाँ पर जब मांग कीमतें R से N पर आ गई, कम हुई, तो हमारे खर्चे बढ़ जाते हैं। तो ऐसे में ये जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो ग्रेटर देन 1 है। क्या किया, कीमतें कम हुई, खर्चा बढ़ गया। यहाँ कीमतें कम हुई, पहले की तुलना में खर्चा कम हुआ, कुल व्यय पर कम प्रभाव पड़ा। आवश्यक वस्तुओं का केस है, यहाँ इलास्टिसिटी इकाई से कम है। तो बच्चों, आपको ये जब भी आप ये मेथड करेंगे, आपको इसी प्रकार से तालिका बनानी है, स्थितियों को एक्सप्लेन भी करना है
और जो डायग्राम आप बनाते हैं उसे आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करना है, चाहे कम से कम शब्दों में पॉइंट्स बनाकर लिखें और तीनों स्थितियों को अच्छे से समझाएं। इसके बाद हम करेंगे प्रतिशत विधि। तो मांकी लोच का दूसरा मेथड है आनुपातिक या प्रतिशत विधि, परसेंटेज मेथड। हम इस फॉर्मूले तक कैसे पहुंचेंगे, पहले वो हमें प्रोसेस देखनी है पूरी, और फिर हम कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे जो इस फॉर्मूले पर आधारित होंगे। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू प्रतिशत परिवर्तन है, ठीक है। मांग में प्रतिशत परिवर्तन बटे में कीमत में प्रतिशत परिवर्तन, दोनों का इन्वर्स रिलेशन है। और कीमत में प्रतिशत परिवर्तन की या कीमत में परिवर्तन की वजह से ही मांग प्रभावित होती है, इसलिए हम कीमत को हर में और मांग को अंश में रखेंगे। प्लस आप यहाँ देखेंगे हम हमेशा एक नेगेटिव साइन लेकर चलेंगे। नेगेटिव साइन बताता है मांग और कीमत का विपरीत संबंध, तो दोनों के संबंध विपरीत है, इसीलिए हम इस नेगेटिव साइन को हमेशा साथ में रखेंगे। तो देखिए मांग में प्रतिशत परिवर्तन, इसको हम खोल लेते हैं। प्रतिशत परिवर्तन कैसे ज्ञात करेंगे, मांग में परिवर्तन बटे में प्रारंभिक मांग, कि मांग में कितना परिवर्तन आया। पहले मांग 2 थी, अब 4 हो गई, तो परिवर्तन कितना आया, 2, ठीक है। और प्रारंभिक मांग कितनी थी, प्रारंभिक थी 2, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, परसेंटेज निकल आएगा। बटे में लिखेंगे कीमत में परिवर्तन बटे में प्रारंभिक कीमत, उसी तरह से कि कीमत में कितना परिवर्तन हुआ और प्रारंभिक कीमतें कितनी थी, इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो ये परसेंटेज परिवर्तन आ जाएगा। फिर आप देखें इसी चीज़ को हमने सिंबल्स में लिखा है। Q1 है नई मांग और Q है प्रारंभिक मांग, इसी तरह P है प्रारंभिक कीमत और P1 है नई कीमत। तो Q1 बटे में Q, इससे हमें परिवर्तन पता चल जाएगा, मांग में कितना परिवर्तन है, और Q है प्रारंभिक मांग। इसी तरह P1 माइनस P, इससे हमें पता चलेगा कीमत में कितना परिवर्तन है और बटे में प्रारंभिक कीमत। इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, माइनस का चिन्ह हमेशा साथ में रहेगा। चेंज इन Q यानी मांग में परिवर्तन, ये जो सिंबल आप देख रहे हैं इसका मतलब है परिवर्तन, चेंज, बटे में Q प्रारंभिक मांग, इसके बटे में चेंज इन P यानी कि कीमत में परिवर्तन, ये सिंबल याद रखना, इसका मतलब है चेंज बटे में P। इसे हम इस तरह से भी लिख लेते हैं, चेंज इन Q बटे में प्रारंभिक मांग, और ये भाग का निशान देके हमने यहाँ लिख लिया। और अगर आपको मैथ्स के बारे में पता है, आपको पता है कि हम इसको गुणे में जब कन्वर्ट करेंगे तो P यहाँ आ जाएगा और बटे में चेंज इन P आ जाएगा। तो बेसिकली हमारे पास एक ये फॉर्मूला निकल कर आएगा, माइनस का साइन रहेगा P बटे में Q, यानी P है प्रारंभिक कीमत, Q है प्रारंभिक मांग, मल्टीप्लाइड बाय चेंज इन Q ओवर चेंज इन P। अब आपको सम कैसे दिए जाते हैं, यहाँ एक एग्जाम्पल है। आपको आइसक्रीम की कीमत बता दी गई, पहले 4 रुपये थी और 4 रुपये से घटकर आइसक्रीम की कीमत हो गई 2 रुपये। मांग में क्या परिवर्तन आया, एक मांग थी 4 रुपये कीमत पर और जैसे ही 2 रुपये हुई मांग बढ़कर 4 आइसक्रीम की हो गई। आपको पूछा जाएगा कि मांग की कीमत लोच ज्ञात करें, तो हमने यही फॉर्मूला रखना है। ये जो फॉर्मूला हमने यहाँ से डिराइव किया है, ये फॉर्मूला हम रखते हैं P ओवर Q माइनस के चिन्ह के साथ, मल्टीप्लाइड बाय चेंज इन Q ओवर चेंज इन P। P कितना है 4 यानी प्रारंभिक कीमत, P1 यानी कि नई कीमत कितनी हो गई घटकर 2, चेंज इन P, चेंज कितना आया P1 माइनस P यानी कि 2 माइनस 4, माइनस 2 आ गया। इसी तरह प्रारंभिक की जो मांग है वो है 1, नई मांग हुई बढ़कर 4, चेंज कितना आया, चेंज आया 3 का। इसे फॉर्मूले में पुट किया, माइनस का चिन्ह यहाँ पर रहेगा साथ में, जो भी कैलकुलेशन हुई आंसर आया 6, माइनस माइनस कट गया। 6 आंसर जब आया है, 6 है 1 से बड़ा, इट इज़ ग्रेटर देन 1, यानी आपकी मांग कैसी हुई, इकाई से अधिक लोचदार, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेटर देन 1। तो हमने कीमत लोच ज्ञात कर ली। एक दो सवाल और देख लेते हैं। कुछ और सवाल देख रहे थे हम। वस्तु की कीमत 5 रुपये आरंभिक कीमत और आरंभिक मांग इस कीमत पर है 10, कीमत गिरकर 4 रुपये हुई तो मांग बढ़कर 12 हो गई। मांग की कीमत लोच ज्ञात करें। कैसे सॉल्यूशन निकालना है, ये फॉर्मूला हमें पता है, इसी फॉर्मूले में रखकर जब ये सिंपल सा क्वेश्चन दिया है जब भी, तो हम इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। प्रारंभिक कीमत 5, नई कीमत 4, तो हमने डिफरेंस निकालना है, चेंज निकालना है -1। यहाँ देखिए प्रारंभिक मांग 10,
नई मांग 12, हमने डिफरेंस निकालना है, चेंज इन मांग कितना आया तो 2 आया। फॉर्मूला में पुट करेंगे 10/10 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है इकाई लोचदार, क्योंकि जितना कीमत में प्रतिशत परिवर्तन है उतना ही प्रतिशत परिवर्तन है मांग में। अब आपको सवाल बहुत डिफरेंट तरीके से भी पूछे जा सकते हैं। देखिए यहाँ पर एक सवाल लिखा है, एक वस्तु की कीमत 10% गिर जाने से, तो ऑलरेडी हमें परसेंट तो बता दिया है निकालकर कीमत का, गिर जाने से मांग क्या हुई, 100 इकाइयों से बढ़कर 120 इकाइयां हो गई। तो मांग की कीमत लोच ज्ञात करें। देखिए किसी भी स्थिति में घबराना नहीं है, सिर्फ दिमाग लगाकर करना है। कीमत में प्रतिशत परिवर्तन हमें ऑलरेडी दे दिया, कितना है 10%, और क्योंकि कीमत कम हुई है तो माइनस का साइन यूज कर रहे हैं कि कीमत गिर गई। आप यहाँ देखिए कि जब भी गिरी हुई कीमत का कुछ दिखाते हैं हम, यहाँ पे देखो डेटा माइनस में आया हुआ है। आप इसको भी अगर ज्ञात करते हैं, हमें कीमत पता नहीं है लेकिन ये डेफिनेटली माइनस में, क्योंकि कीमत कम हुई है। मांग में प्रतिशत परिवर्तन, तो हमें इकाइयां ज्ञात है तो हम इसको भी प्रतिशत में कन्वर्ट कर देते हैं। 120 हमारी नई इकाइयां हैं, मांगी गई इकाइयां, माइनस 100 हमारी पुरानी इकाइयां हैं, बटे में प्रारंभिक मांग ही लिखनी है, मल्टीप्लाइड, क्योंकि हमें परसेंटेज निकालना है तो मल्टीप्लाइड बाय 100। ये आ जाएगा 20/100 इंटू 100, 100 से 100 कट गया और 20%। इसे फॉर्मूले में पुट करेंगे, मांग में प्रतिशत परिवर्तन। अब इस फॉर्मूले पे जाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम ऑलरेडी परसेंटेज में बात कर रहे हैं। तो मांग में कितना प्रतिशत परिवर्तन आया, 20%, कीमत में है -10%, यानी कि आपका उत्तर आया 2। और 2 ये आंकड़ा जो है वो इकाई से अधिक है, तो आपकी जो इलास्टिसिटी मांग की कीमत लोच है वो इकाई से अधिक है। बच्चों आपकी बुक में, जो TR जैन की बुक में आपको रेकमेंड कर रही हूँ, उसमें इस तरह के बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, बहुत डिफरेंट तरीके के एग्जाम्पल्स हैं। आप उन एग्जाम्पल्स को पढ़ें, और अगर कोई एग्जाम्पल नहीं समझ आता है, बहुत सारे सम्स आप सॉल्व करें। एक्सरसाइज में भी बहुत सारे सम दिए गए हैं। अगर सॉल्व करने के बाद आपको नहीं समझ आता है, किसी भी क्वेश्चन पर आप अटक जाते हैं, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर सेंड करें। थैंक यू।